शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है सुभाष चंद्र बोस। विषय संख्या है 852। कोटेशन 8520 से लेकर 8521 तक। आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे, उनके योगदान को याद करेंगे। इसके अलावा कुछ और पक्ष पर भी चर्चा होगी। जो कोटेशन कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष बाबू की नीयत और त्याग बहुत अच्छा था, किंतु नीतियां गलत थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने अलग रास्ता अपनाया। गांधी के रास्ते पर वो नहीं चले, उन्होंने अलग राह अपनाई। जब उन्हें मजबूर कर दिया गया कांग्रेस से बाहर निकलने को, या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा। त्रिपुरी अधिवेशन में जब उनकी जीत हुई, उसके बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ा और वो फिर कांग्रेस को छोड़ दिए, एक नई पार्टी भी बनाई। उसके बाद वो देश से बाहर चले गए और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। यह उसी बात की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सुभाष बाबू स्वतंत्रता के बाद तानाशाही के पक्षधर थे और यह बात भी सही है। जब उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वह चाहते थे कि आजादी के 25 साल तक, अगले 25 साल तक भारत में तानाशाही होनी चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क था कि भारत बहुत लंबे समय से आक्रमण का शिकार रहा है, अपनी व्यवस्था से दूर रहा है। इसलिए इन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें तानाशाही के मार्ग पर चलना पड़ेगा। उन्होंने जर्मनी, जापान के साथ भी समझौता किया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने गलती की और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर भारत उनकी राह पर चला होता तो आज तक स्वतंत्र नहीं हो पाता। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये तो आगे चर्चा में स्पष्ट होगा। इसके अलावा जो दूसरा कोटेशन है उसमें कहा गया है कि क्रांतिकारियों की नियत और त्याग, जो क्रांतिकारियों की नियत थी वो बहुत अच्छी थी, उनमें त्याग भी बहुत था, लेकिन उनका जो रास्ता था वो गलत था। इस कोटेशन में कहा गया है। आगे कहा गया है कि गांधी अपना मार्ग छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ हो जाते हैं तो आजादी नहीं मिलती। और इसके बाद लिखा गया है
कि अगर क्रांतिकारी गांधी के साथ हो जाते तो आजादी जल्दी मिल सकती थी। देखिए, यह जो बातें हैं कोटेशन में कही गई हैं, इसका तो मैंने आपके सामने जो कहा गया वो आपको मैंने बता दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्या यह बात सही है या इस पे कुछ और भी कहा जा सकता है। देखिए, एक बात ध्यान देने वाली है कि सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए जो किया वह अतुलनीय है। उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका भारत से भागकर विदेश जाना, आजाद हिंद फौज की स्थापना करना, यह अपने आप में मिसाल है। अब इसमें बात आती है कि उनकी नियत गलत थी। देखिए, नियत सही थी और जो उनकी नीतियां थी वो भी सही थी। अगर आजाद हिंद फौज नहीं होता तो शायद अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाते। इसका कारण यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और उसमें अंग्रेज बहुत कमजोर हो गए। वे आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से काफी कमजोर हो गए थे। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात बोली है एटली ने। क्लेमेंट एटली, यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसको पास किया था। यह बात वो आदमी बोल रहा है। वह बोल रहा है कि हमारी आर्थिक और सैनिक शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हम इस स्थिति में नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बोला कि आजाद हिंद फौज का बहुत बड़ा रोल रहा। आजाद हिंद फौज ने जिस तरह से युद्ध किया और अंग्रेजी आर्मी को नुकसान पहुंचाया, उससे हम मजबूर हो गए। एक बात इसमें और आती है कि आजाद हिंद फौज की प्रेरणा से ही 1946 में बॉम्बे विद्रोह हुआ। बॉम्बे विद्रोह में हुआ ये कि ये भी अफसरों ने, जो भारतीय सैनिक थे, विद्रोह कर दिया। और वह विद्रोह इतना व्यापक था, इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब यहाँ पे शासन करना संभव नहीं है। और यह बात अंग्रेजों ने ही कही है कि अगर हमें फिर से भारत पे शासन करना है तो फिर हमें सैनिक करने पड़ेंगे। और उस वक्त इंग्लैंड में भी स्थितियां ऐसी थी कि लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मेरा मानना है कि उन्हीं की वजह से ये आजादी प्राप्त हुई। एक बात इसमें और आती है कि जर्मनी जापान के साथ जो कंप्रोमाइज किया वो भूल थी। मैं तो कहता हूं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अंग्रेज हमारे
शत्रु थे और उनके शत्रु थे हिटलर, मुसोलिनी। तो इसमें 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 दिक्कत क्या है? एक बात और आती है जो दूसरे कोटेशन में है कि यदि क्रांतिकारी अपना मार्ग छोड़कर गांधी के साथ हो जाते या सुभाष चंद्र बोस गांधी के साथ हो जाते तो आजादी बहुत जल्दी मिल जाती। देखिए, सुभाष चंद्र बोस तो 1939 तक गांधी के साथ थे, लेकिन गांधी ने उनको तो रहने नहीं दिया। जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जीत हासिल की और अट्ठावी तरफ की हार हुई, तो गांधी ने कहा था कि अट्ठावी की हार मेरी हार है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपने सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसा व्यवहार किया तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ काम करते। एक बात और आती है जो मैं बोलना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें आजादी मिली। पहली बात तो है कि अगर टेक्निकली देखें तो हमें आजादी नहीं मिली है, हम उसे कहते हैं सत्ता का हस्तांतरण। बताइए कि कितने दुख की बात है कि भारत की आजादी का जो अधिनियम बन रहा है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो रहा है। यह कौन सी आजादी है? इसके अलावा एक बात और आती है कि जब वो आप अधिनियम पढ़ते हैं और उसके लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, किसी भी 9वीं 10वीं की आधुनिक इतिहास की किताब उठाइए और उसमें बड़ी स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान को औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान जो है, वो जो राजा है ब्रिटेन का, उसी के अंतर्गत दो उपनिवेश रहेंगे। तो फिर ये आजादी कहना क्या ठीक होगा? हम आजाद हुए कब? 1950 हम हुए, जब अब हमने अपना संविधान लागू किया। तो ये बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन इसका भी एक पक्ष है। इसमें एक बात और आती है कि सुभाष चंद्र बोस ने आसाम हमला किया जिससे भारतीय सैनिक मारे गए। भारतीय सैनिक सभी मारे जा रहे थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी गांव गांव घूमकर भारतीयों को सेना भर्ती करवा रहे थे, उस समय भी मारे जा रहे थे। तो फिर ये कहना गलत है। जब आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में कम से कम 40,000 सैनिक मारे गए थे, फिर भी ये कहना कि भारत को आजादी मिली चरखा से, सत्य से, अहिंसा से, ये गलत होगा। और क्रांतिकारियों का भी योगदान रहा। अगर क्रांतिकारी सफल नहीं हो पाए, उनके पीछे का कारण वो नहीं है, यहाँ का समाज था। अगर समाज उनको स्वाधीन नहीं दिया तो फिर वो असफल हो गए। तो बात ये है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत
भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, और जो बातें कोटेशन में कही गई हैं वह डिबेटेबल हैं, उस पर हम बात करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी अपनी बात रखें। चलिए मैं थोड़ी सी बात रख देता हूँ। मैं 10 मिनट और मीटिंग में रहूंगा, तो इसलिए मैं अपनी बात रखता हूँ, बाकी साथी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है और गांधी जी की बात हो रही है, या हम अन्य क्रांतिकारियों की जब बात करते हैं तो उस समय को देखा जाए तो उस समय दो दल भारत में बटे हुए थे। एक नरम दल हम कहते हैं, एक गरम दल कहते हैं। दोनों अपने अपने स्तर पर जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो भारत में 1857 से या उससे पहले भी छोटी मोटी घटनाओं के रूप में लड़ी ही जा रही थी। लगभग लगभग 90 साल की तो जो है प्रत्यक्ष भारत ने जो है वो लड़ाई लड़ी है। तो दोनों का मैं महत्व समझता हूँ कि दोनों का महत्व, किसी का महत्व कम नहीं आंका जा सकता है। लड़ाई का तरीका अलग अलग होता है, सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य की जब बात करें तो लक्ष्य का प्रश्न खड़ा होता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या। क्या स्वतंत्रता का अर्थ केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता मान लिया जाए, अंग्रेज चले गए और हमारी स्वयं की व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। इस परिस्थिति में हम किसको सफल माने, क्रांतिकारियों को जो सफल माने, या जो गरम दल के थे या जो नरम दल थे, किसको सफल माना जाए। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी जो है वो पूरी तरह से परतंत्र हो गई। उसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो भारत जो है आर्थिक स्तर पर जो है वो एक समय दुनिया में लगभग लगभग 25-30% जीडीपी जो जो कैरी कर रहा था, वो जो है आ जाता है 1% जीडीपी पर। जब हम दुनिया को निर्यात कर रहे थे, निर्यात की जगह हम पूरी तरह से आयात तक देश बन गए। और ऐसी स्थिति आ गई कि 1965 में अकाल पड़ गया। उससे पहले भी जो है 19 सेंचुरी के आसपास या उससे पहले, मुझे लगता है 1885 के आसपास, जो बंगाल में जो कल में जो अकाल पड़ा, वहां पर भी लाखों करोड़ों लोग मारे गए। तो एक तरफ तो भारत स्वतंत्र हुआ और दूसरी तरफ से जो है हमारी सत्ता जो है वह धूर्तों के हाथ में चली गई। फिर ये हमको कैसी स्वतंत्रता मिली, क्या हमको स्वतंत्र हो गए और हम अपना संविधान भी नहीं बना पाए, संविधान भी हम पर विदेशियों का ही थोप दिया गया, या फिर 1919 और 1935 के संविधान की नकल हमारे पास चली आई। फिर कैसी स्वतंत्रता मिली कि 1860 का जो है वो एक्ट चलते रहे, आज भी उन्हीं की न्याय व्यवस्था, उन्हीं की पूरी जुडिशरी में सारा सिस्टम चलता रहा। तो सारी व्यवस्थाएं देखें तो व्यवस्थाओं के स्तर पर तो भारत स्वतंत्र होने के बाद और अधिक परतंत्र या और अधिक गुलाम हो गया। मुझे दिखाई देता है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब लोग मानसिक रूप से स्वतंत्र थे, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो यह मानसिक गुलामी पिछले 70-75 वर्षों में और बढ़ती चली गई, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो या सांस्कृतिक स्तर पर हो। तो फिर हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़े, या फिर हम उस व्यवस्था के शिकार हो गए जो वो बनाकर गए थे, और वही व्यवस्था आज भी ढो रहे हैं। हमारे गांवों को, परिवार को, समाज को जो संवैधानिक अधिकार मिलने थे वो नहीं मिले, और जो उनका लक्ष्य था सबको तोड़ने का, वर्ग संघर्ष बढ़ाने का, आज कौन कह सकता है कि वर्ग संघर्ष नहीं बढ़ रहा है। तो क्या केवल चले जाने से हम अंग्रेजों की पराजय मान लें और भारत स्वतंत्र होने से हमको स्वतंत्रता मिल गई, या फिर हम जिस लक्ष्य के लिए स्वतंत्रता हमको मिली वो लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। और जब मैं इन सब परिस्थितियों का आकलन करता हूं तब मुझे दिखाई देता है गांधी जी का लक्ष्य। गांधी जी का लक्ष्य केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं था,
अंग्रेज चले जाएँ, अंग्रेज़ों की व्यवस्था भारत में रह जाए। और यही बात जो है भगत सिंह भी कहते थे कि अंग्रेज़ों के चले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अंग्रेज़ों की व्यवस्था रह जाती है या फिर हमारे यहाँ जो है समाज में जो है कुरीतियाँ जो है दूर नहीं होती है। तो ये एक विचार जो दिया गया है कि क्रांतिकारी विचारक नहीं थे, चिंतक नहीं थे। ऐसा दिखाई नहीं देता है। क्रांतिकारियों के पास जो है, वो काफ़ी अच्छी समझ समझ थी और काफ़ी पढ़े-लिखे, शिक्षित भी थे। नीतियाँ भी बैठकर बनाते थे। हम पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को देखें या रामप्रसाद बिस्मिल को देखें या भगत सिंह को देखें, इन लोगों ने हिंसा का मार्ग चुना और ज़ाहिर-सी बात है कि हिंसा का मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जिसे बहुत लोग समर्थन नहीं करेंगे। इनके पीछे कोई लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ नहीं चलती थी। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने जो मार्ग चुना ज़ाहिर-सी बात है कि गांधी जी का मार्ग जो है वह सैद्धांतिक मार्ग था और लाखों करोड़ों रुपए करोड़ों जो लोग थे उनके पीछे-पीछे चला करते थे। इसका एक बार बात तो स्पष्ट होती है कि गांधी जी के का जो मार्ग है, उसका समर्थन जो है बड़े स्तर पर हुआ। और एक मैं सुनता हूँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ये कथा सच है कि झूठ है या कल्पना है, कहानी है, जो भी है। एक बात निकल कर के आती है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊँगा या मैं मारा जाऊँगा। मुझे दुःख इस बात का होता है कि जब मैं बंदूक चला रहा था, तो मुझे बंदूक उठाकर देने वाला भी कोई नहीं था। यानी कि मैं सहयोग की अपेक्षा किससे करूँ कि अगर मेरी पिस्तौल भी गिर जाए, तो कोई पिस्तौल मुझे उठा कर के दे। इसका मतलब अलग-थलग और आइसोलेटेड तो वो खुद को महसूस कर रहे थे कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हमारा त्याग भी सर्वोच्च है, हमारी भावना भी सर्वोच्च है, हमारा राष्ट्र बलिदान भी सर्वोच्च है। लेकिन जब बात आती है समाज का उनके साथ खड़े होने की, तो समाज उन्हीं के पीछे दिखाया जाता है, गांधी जी के पीछे। और उसका एक कारण है, ब्रिटिश गुलामी और इस्लामिक गुलामी में अंतर था। गांधी जी भारत से बाहर रहे, ब्रिटेन में और कई देशों में पढ़े। वहाँ पर उन्होंने वकालत करी, नेहरू भी वकालत करके आए, पटेल भी वकालत करके आए और अंबेडकर भी वकालत करके आए। और दूसरी तरफ एक दल भारत में था जिसने भारत को भारतीयता के आधार पर स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस दिखता है कि जो भारत में रहे उन्होंने भारतीयता के आधार पर जो है उसको उस संघर्ष को बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशियर्स की व्यवस्था को उतना डीपली समझा नहीं। और ब्रिटिशियर्स ने दुनिया में जहाँ भी राज किया, वो राज करने का उनका एक तरीका था कि वो जाते थे वहाँ पर जो है आपस में लोगों को लड़ाते थे, संधियाँ करते थे राजाओं के साथ। और ब्रिटिशियर्स कोई अपने यहाँ से सैनिक लेकर भारत में नहीं आए थे। उनकी सेना में जो लोग थे वो भारत के ही लोग थे, हमारे ही अपने लोग थे। तो हमारी लड़ाई किसी बाहर वाले से कम थी, अपनों से ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हमको लड़ना किससे था, ये महत्वपूर्ण था। और गांधी जी यही बात समझ गए कि इन अंग्रेज़ों को से अगर लड़ना है तो एक सैद्धांतिक लड़ाई की भी आवश्यकता है। और भारत स्वतंत्र हो जाए, उसके बाद भारत के अनुकूल व्यवस्था ना बन पाए, तो हमारी स्वतंत्रता का लक्ष्य जो है अधूरा रह जाता है। और इसके लिए फिर उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया और उसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेज भारत में ईसाईकरण करने के लिए आए हैं या लोगों की हत्या करने के लिए आए हैं या फिर वो लूट करने के लिए आए हैं। तो ईसाई वैश्य प्रवृत्ति के हैं, उनका मुख्य उद्देश्य रहता है लूट। ईसाइयत को तो वो खुद भी नहीं मानते हैं। उन्होंने 100 डेढ़ 100 वर्षों में देखेंगे तो कितना रिफ़ॉर्म कर लिया। वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण करते हैं पूँजी के माध्यम से और पूँजी की लूट करना उनका मुख्य उद्देश्य था और उसका आधार था व्यापार। गांधी जी ने समझा इनके व्यापार पर चोट करना है तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। उन्होंने बाद में जो है नमक आंदोलन चलाया, बहुत तरीके से उन्होंने उनका विरोध किया। उसका भी अंग्रेज़ों पर प्रभाव पड़ा, बाद में गांधी जी भी जेल में रहे और लंबे समय तक जेल में रहे। उस समय जिस समय वो जेल में थे उसी समय एक जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो एक तरफ ये पक्ष था और मुझे लगता है गांधी जी के पीछे इतने लोग थे कि अंग्रेज कहीं न कहीं उनसे बात मानने के लिए, उनके सामने झुकने के लिए या टेबल पर बैठ के कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार होते थे। मजबूरी थी। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि हमारे क्रांतिकारियों का बहुत उच्च जो है बलिदान रहा, उनका त्याग रहा और उन्होंने जो रास्ता अपनाया, मैं उस कालखंड में उस रास्ते की पूरी प्रशंसा करता हूँ कि गुलामी के समय में हिंसा का मार्ग हो या अहिंसा का मार्ग हो, उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने अपने तरीके से प्रयास किया और बिल्कुल ठीक प्रयास किया। कई बार जो है शत्रु समझाने से नहीं समझता, वो दंड से ही समझता है। और जब कलकत्ता वहाँ पर जो घटना हुई, ये केरल में जो घटना हुई मोपला में, उसके बाद जब अन्य कई जगहों पर घटना हुई, तब ज़ाहिर-सी बात है, स्वाभाविक से किसी का भी जो जैसे जलियांवाला में बाग में घटना हुई, तो साधारण से मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसके अंदर हिंसा का भाव तो पनपेगा ही पनपेगा। और गांधी जी ने भी लास्ट में ये कह दिया, करो या मरो, कहना पड़ा गांधी जी को भी। गांधी जी ने भी कहा कि ये अंग्रेज ऐसे तो मानने वाले नहीं हैं। अब हमारे पास जो है यही मार्ग है कि हम करें या मरें, अन्यथा हम हमेशा के लिए गुलाम रह जाएँगे। अर्थात गांधी जी ने भी इन लोगों के मार्ग का विरोध नहीं किया। लेकिन उनकी लड़ाई अलग थी, इनकी लड़ाई का स्वरूप बिल्कुल अलग था। और बात सुभाष चंद्र बोस की आती है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका रही सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि मैंने कहा कि कई बार शत्रु भय से ही जो है वो लड़ाई जो है वो पीछे हटता है। अंग्रेज़ों की उस समय वैश्विक स्थिति क्या थी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो अंग्रेज़ों क ने दुनिया के 26% धरती पर कब्ज़ा कर रखा था। और 26% धरती का मतलब क्या है कि भारत पर तो था ही था। उसके साथ जो है उनका कब्ज़ा पूरे अफ्रीका पर था, ऑस्ट्रेलिया पर था, कनाडा पर था, बहुत सारे देशों पर जो है उनका कब्ज़ा था। इस परिस्थिति में अगर आप देखते हैं, तो जब वो कमज़ोर होना शुरू हुए, तो वो वैश्विक स्तर पर कमज़ोर होना शुरू हुए। भारत से कमज़ोर होना शुरू नहीं हुए। जब दुनिया भर में वो कमज़ोर पड़ने लग गए और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जो है समाप्त हो गया। तो 2-2 तो विश्व युद्ध वो लड़ चुके थे। अर्थव्यवस्था उनकी पूरी तरह से जर्जर हो रही थी। उस समय वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, डब्ल्यूटीओ की स्थापना करनी पड़ गई कि दुनिया के देशों की मदद की जाए। तो 1947 तक आते-आते तो जो 26% दुनिया पर शासन था, वो 1-2% पे आकर के उनका शासन टिक गया। ऐसे में उनके पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं थे। उनको पता था कि भारतीय अब हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं और अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ अधिकारी मारे जा रहे थे। जब इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, सैंडर्स की हत्या करने के बाद जो है अंग्रेज़ों में बौखलाहट हो गई कि अब तक भारतीयों ने हिंसक प्रतिरोध नहीं किया हमारा। या हिंसक प्रतिरोध कर भी रहे थे तो किसी बड़े अधिकारी को नहीं मार दे। लेकिन जब उनको उनका अधिकारी मारा गया, उनके बड़े लोग मारे जाएँगे, तब उनके पैर उखड़ गए कि हम लोग अब यहाँ रहकर शासन तो नहीं कर सकते। क्योंकि अंग्रेज़ थे ही कितने, मुट्ठी भर अंग्रेज़ थे। उनकी सेना में लड़ने वाले सारे भारतीय थे। तब उन्हें लगा कि अब सीधे-सीधे वॉर हो रही है, तब हम लोगों को भारत तो छोड़कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसी नीतियाँ बना देनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी भारत गुलाम रहे। और लास्ट के 50 वर्ष जो है अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से नीतियाँ बनाने पर काम किया। यहाँ तक कि भारत का जो संविधान भी बना, उसमें भी अधिकांशतः भाग उन्हीं का रहा। हम कहते हैं तन हो स्वदेशी, मन हो स्वदेशी, तो क्या संविधान विदेशी, व्यवस्थाएँ विदेशी, शिक्षा व्यवस्था विदेशी। और जो कहते हैं कि गांधी जी से आज़ादी नहीं आई, उनके कपड़े, उनके वस्त्र, उनकी भाषा, उनकी बोली, सब कुछ देखिए क्या किसका है। तो हम और अधिक गुलाम हो गए आर्थिक स्तर पर या फिर हम लोग संपन्न हो गए। हम कृत्रिम ऊर्जा के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर हो गए। हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गए, तकनीकी के लिए। तो केवल क्या हम रॉ मटेरियल के लिए ही कहते हैं, हम ज्ञान में पीछे हो गए, हम विचारकों में पीछे हो गए, तो इसी को स्वतंत्रता मानी जाए? तो मुझे लगता है अब समय बदल रहा है। भारत तेज़ी से अब बढ़ रहा है और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। तो भारत में वो क्षमता थी, वो शक्ति थी, लेकिन समाज धीरे-धीरे सशक्त होगा, तभी चाहे गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र, चाहे अन्य क्रांतिकारी हों, उनका लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा, जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बता सकते हैं। और मेरे को एक दूसरी मीटिंग जॉइन करनी है, तो विपुल जी जो है आगे का कार्यक्रम देखेंगे। सभी साथियों के लिए नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी ब्रजेश जी? आ रही है, बोलिए। जी, देखो गांधी जी एक संघर्षशील व्यक्ति थे, विचारक थे और देश हितैषी हितैषी थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए सारे भारत में उन्होंने भ्रमण करा, लोगों को जगाया, लेकिन वो एक शांति प्रिय होने के नाते मतलब एक वो अहिंसाकारी
अहिंसाकारी आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह। वो जिधर भी जाते लाखों की संख्या में लोग उधर ही उमड़ पड़ते, उनकी बात को सुनते और स्वीकार भी करते, उनकी बातों को अमल भी करते भारतीय लोग। लेकिन जो हमारे दूसरा दल था, क्रांतिकारी दल, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस का हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का हो, राम प्रसाद बिस्मिल का, उनका गुट अलग था, वो था क्रांतिकारी दल। मतलब वो उनके दिमाग में ये बात फिट थी कि मतलब अंग्रेज राजी से नहीं जा सकते, और हकीकत में ये बात सही थी। उनकी विचारधारा जो थी वो अपनी जगह सही थी, क्योंकि विदेशी जो है वो, विदेशी लोग जब शासन करते हैं वो भी मतलब एक ताकत के बल पे ही शासन करते हैं दूसरे देश में। लेकिन हमारे देश में उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, तो उससे तो पहले मुसलमानों का था, अंग्रेजों का शासन था। उस समय भी हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में प्रांतों के राजा मतलब होते थे, जिन्हें जनता चुनती थी। मतलब राजा के बाद उनका बेटा राजा बनता, इस तरह की प्रथा थी भारत में। तो मुख्य कारण ये था कि मतलब जो राजा एक दूसरे राजा को नीचे दिखाना चाहता था, उसका लाभ जो है वो अंग्रेज उठाते थे, विदेशी। तो गांधी जी का जो संघर्ष था वो सराहनीय था। लेकिन अगर गांधी जी इस क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाते तो स्वतंत्रता कैसे मिलती, मिलती या न मिलती, उस समय की बात है। लेकिन मेरे विचार से तो जो क्रांतिकारी दल था, उन्होंने मतलब अंग्रेजों के भी मर्डर करे, जो बड़े बड़े अच्छे मतलब हस्तियां थी, अच्छी अच्छी पोस्टों पे अंग्रेज थे, उनका कुछ अंग्रेजों का मर्डर करा था, उनके पैर उखड़ गए थे। हकीकत में ये बात सही है, वो भयभीत हो गए थे। उन्होंने सोचा इस देश को छोड़ना ही सही है। मतलब अगर गांधी जी के ही रास्ते पर ये क्रांतिकारी जो है दल, जो भी क्रांतिकारी थे भारत के, सब गांधी जी के मार्ग पर चलते आ जाते, उनके कहने में उन्हीं के रास्ते पर चलते, बताए हुए मार्ग पर चलते, तो मेरे हिसाब से तो देश आजाद होता नहीं। क्योंकि अंग्रेज दमन करते, अगर वो नहीं दबाते, अंग्रेज इस तरह से मार काट नहीं करवाते, तो वहाँ अमृतसर में जलियांवाले बाग में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, वहाँ हजारों की संख्या में अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, भारतीयों को मारा था। तो इस तरह का दृश्य, ये बहुत बड़ी घटना थी वहाँ की, अमृतसर की। तो मेरे हिसाब से तो अगर गांधी जी क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो जाते भारत में, तो देश आजाद नहीं होता। अगर मतलब क्रांतिकारी इनके दल में शामिल हो जाते तो बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से तो क्रांतिकारियों ने ही अंग्रेजों के पैर उखाड़े और उनको भयभीत करा। जैसे भी उन्होंने, भले ही वो फांसी के फंदे पर झूले, सीने पर गोलियां खाई, उनका कार्य जो है वो देश हित में सराहनीय था। और जब तक भारत मतलब जब तक हम सब जीवित रहेंगे, जब तक सूरज चांद और पृथ्वी रहेगी, तब तक क्रांतिकारियों का बलिदान हम भूल नहीं सकते। क्योंकि उनका सराहनीय जो बलिदान था वो एक अमर गाथा है उनकी। तो गांधी जी के ही मार्ग पर अगर हम सब चलते, क्रांतिकारी चलते, तो देश स्वतंत्र नहीं होता। बस इतना ही बोलूंगा मैं। चलिए। और मेरी बात हाँ, समाप्त और हो। लोग बताइए। और लोग अपनी बात रखें। बताइए। हाँ, अभी तो कोई बोला ही नहीं है, सब लोग बचे हुए हैं। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष बाबू की नीयत और त्याग बहुत अच्छा था, किंतु नीतियां गलत। सुभाष बाबू स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों तक तानाशाही के पक्षधर थे। उन्होंने जर्मनी जापान के साथ समझौता करके गलती की। यदि भारत उनकी राह पर चला होता तो भारत स्वतंत्र हो ही नहीं पाता।
मैं इस कोटेशन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसा कोई भी तथ्य ऐसा नहीं मिलता है कि तानाशाही से, क्रांति से स्वतंत्रता नहीं मिली है। सिंगापुर आजाद हुआ है तो तमाम ऐसे देश हैं जहाँ के लोगों ने हिंसा के दम पर आजादी पाई है और वहाँ तानाशाही कायम हुई है और उन्होंने प्रगति भी की। मार्ग कोई गलत नहीं होता है, पे चलने वाले लोग की नीयत कैसी है यह निर्भर करता है। सुभाष बाबू की नीयत में संदेह कहीं से किया नहीं जा सकता। उन्होंने जो कुछ भी किया उसे बहुत ही अच्छे से किया और बिल्कुल गलत नहीं थे। सभी क्रांतिकारियों का त्याग और नियत बहुत अच्छी थी, लेकिन मार्ग गलत है। यदि गांधी अपना मार्ग छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ हो जाते तो गांधी भले ही शहीद हो जाते, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन से का कोई लाभ नहीं होता। यदि क्रांतिकारी गांधी के साथ हो जाते तो स्वतंत्रता और जल्दी मिल जाती। गांधी के साथ जो क्रांतिकारी सम्मिलित हुए उससे गांधी के जो विचार थे वो प्रभावित हुए। दाल भात नहीं है गांधी और सुभाष की, वो मिक्स होने पर भोजन हो जाएंगे। वो दोनों अलग अलग पथ हैं और उन दोनों पथ को अलग रखना ही चाहिए। गांधी की तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ही नहीं थी, क्योंकि गांधी यह जानते थे कि उपनिवेशवाद खत्म हो रहा है, पूंजीवाद की शुरुआत हो रही और पूंजीवाद हमें खा जाएगा। इसलिए वो कतई नहीं चाहते थे कि हम उपनिवेशवाद से निकलें और पूंजीवाद में डूब जाएं। इसलिए वे चाहते थे कि देश पूर्ण स्वतंत्र ना हो, अंग्रेज रहें हमारे साथ, जिससे हमें पूंजीवाद से सुरक्षा मिले। लेकिन भावनात्मक लोगों ने आंदोलन को ऐसी गति दे दी, गांधी को मजबूर होना पड़ा उनके साथ चलने के लिए और पूंजीवाद उस आंदोलन को निकल गया। आज हम पूंजीवाद के चंगुल में हैं। पूरी तरीके से विश्व के वह सभी देश जो उपनिवेशवाद के थे वो सब पूंजीवाद के चंगुल में। एक चाइना ही ऐसा देश है जो तानाशाही का रास्ता अपना करके उससे अलग। बाकी परेशानी जस की तस बनी हुई है। थोड़ा सा जो अमानवीय कृत्यों द्वारा शासन होता था वो उस पे मानवीयता का चोला पहना दिया गया है। आज गुलाम कोट पैंट टाई पहने हुए उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। खाना खाए हुए लोग उनके गुलाम हैं। भूखे पेट गुलामों की संख्या कम हो गई है, नंगे बदन गुलामों की संख्या घट गई। बाकी पूंजीवाद के गुलाम हैं और पूंजीवाद यही चाहता था। गांधी और सुभाष दो मार्ग थे। उन दोनों मार्गों में किसी भी एक पे चला गया होता तो हमें सफलता मिलती, लेकिन संयोग से उन दोनों मार्गों में से कोई भी एक मार्ग पे हमारा देश नहीं चल पाया। इसलिए आज हम मझधार में हैं। हमारी नैया किस पार जाएगी ये बड़ी ही अविश्वसनीयता है, कहीं कुछ अस्पष्टता नहीं है। धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाह रहा था इस विषय पर। चलिए बताइए। ठीक बाबा। एक
वेद मंत्र आता है, गायत्री मंत्र जिसको हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया कि ईश्वर से अगर कुछ मांगने लायक वस्तु है तो वह है बुद्धि। बाद में महा आचार्य चाणक्य ने भी इस बात को बहुत मजबूती से रखा कि अगर ईश्वर से कुछ मांगा जाना चाहिए तो वह है सद्बुद्धि। ऐसा नहीं है कि वेदों में सिर्फ बुद्धि ही मांगा गया। कई जगह पर वेदों ने कई जगह भारतीय संस्कृति में भी, या फिर यह कह लीजिए कि सनातन मनीषियों ने जो कहा है, उसमें आयु, प्रजा, यश इत्यादि भी बहुत सारी संपत्तियां की भी मांग की गई है। ये कहा जाए कि बुद्धि की मांग करने वाले गलत थे और आयु और प्रजा और संपत्ति, समृद्धि, सुख की कामना वाले सही थे, या सुख की कामना वाले गलत थे और बुद्धि की मांग करने वाले सही थे, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक ऐसे बहस में घुस जाएंगे जहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल स्थिति होगी। भारतीय स्वातंत्र समर की अगर हम चर्चा करें और समझने का प्रयास करें, तो मैं अक्सर, ये मेरी मान्यता रही है, मैंने इस बात को कई बार कहा भी है, कि जो नेशनलिज्म का नारा लगाया जाता है, या यह कह लीजिए राष्ट्रवाद का नारा लगाया जाता है, उसके पीछे कुछ बड़े आवश्यक तत्व होते हैं। एक तो ये कि उसमें स्पष्ट एक शत्रु होना चाहिए, एक ऐसा समय होना चाहिए जिससे हमको आजादी मिले और हम कहें कि हाँ, हम पहले गुलाम थे और अब हम आजाद हो गए। धीरे धीरे पीढ़ियां जो उस समय की लड़ाई में थी, वो धीरे धीरे पीढ़ियां चली जाती हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां उन उस इंडिपेंडेंस की लड़ाई को ही अपने पैदा होने का या अपनी स्वतंत्रता का एकमात्र उपादान कारण मान लेती हैं। वह कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या अन्य जितने भी हैं, इन्हीं के प्रति कृतज्ञता से भरे रहना, और जो उस स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद राज्य स्थापित किया गया, उस राज्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखने के लिए बड़ा आवश्यक तत्व लगता है। मैं चीन के बारे में पढ़ रहा था तो पता चला 1949 में स्वतंत्र हुआ। फिर मैंने देखा कि किससे स्वतंत्र हुआ, तो पता चला कि वहां की राष्ट्रवादी सरकार को उखाड़ करके वहां की वामपंथी सरकार ने कब्जा कर लिया देश पर और उसको नाम दिया इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, और वह आज भी उसको विजेता के ही रूप में मनाती है। मैं अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले कुछ बिरले ही लोग थे। हम आज उस युग में नहीं रहे लोग, या उस स्वतंत्रता के आंदोलन में, जिसको कथित स्वतंत्रता कह रहे हैं, आंदोलन में नहीं जुड़े लोग, आज बैठ करके हम सत्ताओं के द्वारा बनाई गई एक नैरेटिव के अंतर्गत हम कह दें कि हाँ, नहीं, वो स्वतंत्रता संघर्ष था। मुझे ऐसा नहीं लगता। मंगल पांडे ने जो विरोध किया, वो गाय और सुअर की चर्बी की जो बात थी उसकी वजह से किया। और भी इस देश में जो उस समय के क्रांतिकारी के लेख मिलते हैं या पुस्तकें मिलती हैं, उन आधारों पर भी देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई जोर जुल्म के विरुद्ध में ज्यादा दिखती है। अत्याचार के विरुद्ध, या यह कह लीजिए कि किसी अनाचार के विरुद्ध, जबरदस्ती कर उगाही के विरुद्ध, या फिर एक धर्म परिवर्तन की भावनाओं के विरुद्ध ज्यादा दिखती है। स्वतंत्रता जैसी वस्तु को सामने रख पाने की थोड़ा सा हमको लगता है कि कुछ बिरले ही लोग थे कि स्वतंत्रता जैसी एक महत्वपूर्ण वस्तु की कीमत समझ पा रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे ही चाणक्य ने कहा कि ईश्वर से कुछ मांगा जा सकता है तो वह है बुद्धि, वैसे ही स्वतंत्रता की कीमत समझ में आए, ये मुझे कम लगती है।
रही बात अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पवनजय जी ने उठाया, 1928 के पहले, 1928 के पहले महात्मा गांधी औपनिवेशिक राष्ट्र के पक्षधर थे। तो सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, पूरा का पूरा कांग्रेस ही इस पक्ष में था कि हमें औपनिवेशिक राष्ट्र, औपनिवेशिक डोमिनियन कंट्री का स्टेटस दिया जाए। 3 घटनाएं उसमें मुख्य रूप से आती हैं। एक आती है जलियांवाला बाग, दूसरा असहयोग आंदोलन, और फिर तीसरी घटना थी कि तीसरी भी एक कोई घटना थी, मैं बता सकता हूं। और उसके बाद फिर 28 में महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने क्लियर किया कि अगर आप डोमिनियन स्टेटस भी हमको देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो हम लोग 1 साल के अंदर, अगर आपने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया, तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई, मतलब जो कांग्रेस की ही तरफ से की गई। एक बात और, जो 1935 में ही भारत को स्वतंत्र कर देने के लिए अधिनियम बन के आ चुके थे। उसके पहले भी 3 अधिनियम आए थे, लेकिन उसमें स्वतंत्रता की बात नहीं थी। 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत यह बात आ गई थी कि हम भारत से अपने लड़ाई, अपने कदम वापस खींचेंगे। हम ये जो बहस में उलझ जाते हैं कि किसका योगदान ज्यादा था, किसका योगदान कम था, हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 1857 की गदर के बाद पूरा का पूरा कंपनी सरकार वापस जा चुकी थी। देश में एक भी कंपनी सरकार का एम्प्लॉय नहीं था। और आपके देश में जो आज स्थापित बड़े बड़े नाम हैं, उन्हीं नामों में से कुछ लोगों ने मिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र लिखा और क्राउन से, महारानी से प्रार्थना की कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कंपनी सरकार ने यहाँ पे जो बवाल खड़ा किया है, उसको आप संभालिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अधिगृहित करके आप देश में एक साम्य स्थापित करने का प्रयास कीजिए। हम उस देश में हैं जहां ब्रिटिशर्स को गाली देने वाले लोगों में और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का नारा लगाने वाले में वो लोग भी हैं जिनके पुरखे कभी न कभी ब्रिटिश सरकार की तरफ से इन्हीं लोगों से लड़ते रहे होंगे। बहुत सारे सैनिक, ब्रजेश जी ने भी कहा, यह बात हमको माननी पड़ेगी कि इस देश में बहुत सारे सैनिक भारतीय थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से हमसे लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स को बुलाने वाले भी केवल भारतीय राजा, वो 26 राजा थे, जिन्होंने बाद में फिर वो 100 कुछ राजा हो गए और उनको मिला करके रॉयल फैमिलीज करके बनाई गई, जिसको आज हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ये सारे मसले को देखने के बाद जो बात समझ में आती है कि विचारक जो होता है वह स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर बात करता है, और जो एक यह कह लीजिए कि सत्ता की चाहत रखने वाले या फिर अपनी बात को ही सर्वसत्य मानने वाले लोग, वो ये कहते हैं कि अभी पूरी दुनिया को सीखना बाकी है, इसलिए उनको हमें कुछ दिन तानाशाही में रखना चाहिए था। किसको तानाशाही में रखना चाहिए था? क्या सुभाष चंद्र बोस के पास इस पूरे देश को, जिसकी इतनी पुरानी विरासत है, जिसने इतना सब कुछ झेल कर भी आज अपनी संस्कृति और सनातन परंपराओं को बचा के रखा हुआ है, उस देश को तानाशाही से चलाने की बात कर रहे थे? वह अगर ये कहते कि नहीं ठीक है, शासन व्यवस्था में हम हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, लेकिन अन्य तरीके से, अन्य किसी भी मामले में पूरी देशवासियों को स्वतंत्रता रहेगी, तो भी बात एक जेन्युइन तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कंसीडर किया जा सकता था कि हाँ, उनका प्रयास कुछ हद तक सही दिशा में जा रहा था। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना, वामपंथी विचारों में इस तरह से डूबे रहना
कि उनको लगता था कि इस दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सबका गार्जियन होगा और बाकी सब बच्चे माने जाएंगे, किसी अन्य का कोई अस्तित्व हमारे सामने समकक्ष नहीं टिक सकता। यह भावना ही तानाशाही की बात कर सकती है। जो भावना सबको समान रूप से माने, वह तानाशाही की बात सोच भी कैसे सकता है। रही बात आज के कोटेशन के एक दो तीन तथ्यों की बात, तो उस तरफ मुझे लगता है कि हमारे साथियों ने बहुत कुछ कहा है और मुझे लगता है कि उस पर और भी बहुत कुछ कहा जाना शेष है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर किसी मौके पर वह बात मैं और आगे क्लियर कर दूंगा कि क्या चीजें हैं। और भाई अपनी बात रखें, मेरी बात समाप्त हुई। चलिए, एक बात सोचिए कि आ- आपका अंडमान निकोबार स्वतंत्र हो गया था, वहां सरकार बन गई थी सुभाष चंद्र बोस की, जापानियों के साथ मिलकर। लेकिन मैं अंडमान निकोबार गया, 5 दिन रहा वहां। वहां के लोगों ने ये बताया कि अंग्रेज सरकार की तुलना में जापानियों की सरकार अधिक क्रूएल थी। उन लोगों ने जापान सरकार, जो सुभाष चंद्र बोस के बाद बनी वहां, उस सरकार को पसंद नहीं किया। ये एक बात मैं आपको बताऊं। दूसरी बात कि अंडमान निकोबार जीतने के बाद भारत के सैनिकों को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए, शायद माने हमको जितनी जानकारी है उतना मैं आपको अंदाज से बता रहा हूं, याद के हिसाब से, कि 90,000 सैनिक भारतीय जापान के कब्जे में चले गए थे। वे 90,000 सैनिक जापान ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिए अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। और वो 90,000 सैनिक लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने असम पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले भी भारतीय थे और सुभाष बाबू के तरफ से भी लड़ने वाले सब भारतीय थे। सुभाष चंद्र बोस उसमें हार गए, इनके सैनिक मारे गए। क्या अंग्रेज डर गए उससे? एक बात और सोचिए, मान लीजिए गांधी नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस जापान और जर्मनी मिलकर लड़ लेते, लास्ट में रिजल्ट क्या होता? भारत से अंग्रेज तो निकाल दिए जाते, सुभाष बाबू जर्मनी जापान मिलकर ब्रिटेन को निकाल देते। भारत का क्या होता? आधा भारत रूस के नियंत्रण में होता और आधा अमेरिका के नियंत्रण में होता। जर्मनी बटा। जब जर्मनी अपने को नहीं बचा सका, जापान अपने को नहीं बचा सका, तो भारत लड़के जीत जाता अमेरिका और रूस से।
भाई इस विषय पर भी सोचिए कि परिणाम क्या होता। चलिए, एक मुद्दा तो ये हुआ, बाकी बातें तो हो ही रही हैं। दूसरी बात, हमको एक बात बताइए कि सैंडर्स की हत्या हुई, जैसा कि मदन जी ने बताया, उसके बाद अंग्रेज डर गए। जब अंग्रेज डर गए तो फिर भगत सिंह को फांसी क्यों दे दी वो? क्योंकि जब अंग्रेज मारे जा रहे थे तो अगर भगत सिंह को फांसी देंगे तब तो बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे जाएंगे। बिना फांसी के तो मारे गए और अंग्रेज डर गए सैंडर्स के मारे जाने से, और अंग्रेज जब डर गए तो उन्होंने फांसी कैसे दे दी? इसका मतलब कि अंग्रेज उस घटना से डरे नहीं। ये भी एक सोचने वाली बात है। इसलिए भाई, मैं तो कोटेशन से लगभग सहमत हूं। चलिए, लेकिन चर्चा बहुत अच्छी हो रही है और सभी पक्ष सामने आ रहे हैं, बहुत सी जानकारी, मेरी भी कुछ नई जानकारी बढ़ रही है। आप लोग चर्चा को और आगे बढ़ाइए। अभी तो बहुत लोग इस विषय पर कुछ बोले ही नहीं हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बाकी साथी अपनी बात रख सकते हैं। बाबा, ये तो प्रमाणित है कि जापानियों ने चाइना को भी बहुत परेशान करके रखा और आसपास के पूरे एरिया को जापानियों ने एकदम से, चाइना का इतिहास में अगर आप देखेंगे जो सबसे क्रूर लोग माने जाते हैं उनमें सभी जापानी। और एक चीज बाबा और मैं सुधार कर दूं कि जो भारत ब्रिटिश आर्मी के जो भारतीय बंदी, युद्ध बंदी जापान के पास थे, उनको जापान ने सुभाष चंद्र बोस को नहीं, शरद चंद्र बोस को दिया था। शरद चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसकी कमान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। ये सिर्फ तथ्यगत बात है, बाकी ठीक है। चलिए, तो ये हमको जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अपने अंदाज से बता दिया भाई। मैं जो पढ़ा था उस हिसाब से हमको ये था कि सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने दिया था। अब आप बता रहे हैं शरद चंद्र बोस होंगे तो होंगे भाई कोई। देखिए, अगर कोई दोबारा भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हाँ, बताइए मोहन बाबू। आज की चर्चा में उपस्थित सभी साथियों का अभिवादन है। आज की चर्चा सुभाष चंद्र बोस पर हो रही है और इस विषय पर बहुत से गंभीर बातें सुनने को मिली, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो सुभाष चंद्र बोस थे या जितने भी गर्म दल के नेता थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, बिस्मिल हो, इन लोगों का भी लक्ष्य वही था
कि भारत को स्वतंत्रता मिले और उसी स्वतंत्रता के लिए इन लोग भी अपनी आहुति जो है देश के लिए दिया। ये बात अलग है कि इनकी जो विवेक और बुद्धि की और शक्ति की क्षमता थी, उसके अनुसार इन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखी। और एक जो नरम दल की अपनी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, ये भी लाठियां खाई, जेल गए, असहयोग आंदोलन किया, कई प्रकार की यातनाएं झेलते हुए ये भी जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ़ते रहे। लेकिन हम यह बात भी देखते हैं कि इसी कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस भी थे, गांधी जी के द्वारा ही बनाए गए थे। और गांधी जी भी जो हैं, नेताजी के प्रयास, सुभाष चंद्र बोस के प्रयास को देखते हुए ही उन्हें नेताजी का भी उपाधि दिया था, जो गांधी जी ने ही दिया था। दोनों में एक बात अवश्य थी कि गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करते थे और सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी का सम्मान करते थे। एक चीज हम देखते हैं कि जो वैचारिक रूप से और योजनाबद्ध तरीके से जो लड़ाई लड़ी जाती है, उस लड़ाई का अंतिम जो निर्णय होता है, उस निर्णय तक पहुंचने के लिए जो गर्म दल है या जो हिंसात्मक गतिविधि में लगे रहते हैं, वो वहां तक खींच के नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन अहिंसात्मक रूप से और विचारात्मक रूप से जो लड़ाई लड़ते हैं, तो वो जो हैं लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और इस हिसाब से गांधी जी जो हैं वो अहिंसात्मक लड़ाई लड़ते हुए और गर्म दलों का भी और नरम दलों का भी और कूटनीतिक और राजनीतिक करने वाले भी जो थे उसमें, उन सभी की गतिविधियों का आकलन करते हुए और उसे आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन जो भी सच्चे हृदय से त्याग समर्पण के भाव से अपने को बलिदान दिया है स्वतंत्रता की लड़ाई में, उनकी भूमिका में किसी भी हिसाब से कम नहीं आंका जा सकता है। आज हम देखते हैं कि उन्होंने जो अपना बलिदान देकर और हमें जो स्वतंत्रता दिया है, इस स्वतंत्र भारत में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भी
जो बहुसंख्यक वर्ग था वो चाहे हिंसात्मक लड़ाई हो या अहिंसात्मक लड़ाई हो, उसमें अपना बलिदान दिया। और वहीं पर जो है हम देखते हैं कि जिन्ना के नेतृत्व में जो थे उसमें बहुत कम संख्या में जो है एक गिने चुने नाम जो है सो आते हैं। और उस समय भी वो मौन रहकर इसका काफी लाभ उठाया। और स्वतंत्रता के बाद भी हम आज देखते हैं कि जो आजादी दिलवा करके और सत्तासीन हुए तो वो भी बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर और गुलाम बनाकर ही रखे। और आज भी जो हैं वो काफी परेशान और शांति के वातावरण में खलल पैदा कर रहे हैं। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक अंग्रेजियत परिवार को हम लोगों के ऊपर छोड़ गए, जिनको कि पहचानने में आज जो है 50 साल का ऊपर का समय लग गया, 60 साल का। तब उनकी असलियत जो है आज सामने आ रही है। जो उस समय 20 बेल बोया गया, उसका आज परिणाम सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी जो है नरमपंथी हमारी जो पद्धति है वो फिर उसको नई दिशा दे रही है और एक नया वातावरण तैयार हो रहा है, जिसमें कि राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ रहा है। और जो जात पात धर्म के आधार पर जो बांटकर आज तक सत्ता नसीन रहे और राष्ट्र को बैकफुट में लाया, उसे आज जो है सब मिलकर उसे फिर से एक नया रूप दे रहे हैं। हम लोग जो ज्ञान यज्ञ परिवार जो एक समन्वय की बात विश्व के सामने और राष्ट्र के सामने रख रहे हैं, अगर उस ओर सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ेगी तो एक नया स्वरूप जो है सामने आएगा, जो सुख शांति का और स्वराज्य की ओर की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं बात को अपनी यहीं विश्राम दूंगा, बाकी साथी अपनी बात को रखते। धन्यवाद। वो मैं एक भूल सुधार कर दूं, शरद चंद्र बोस नहीं, रास बिहारी बोस थे। और भाई अपनी बात कह सकते हैं। इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी। जो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, उनके जो असली संस्थापक थे उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। और जो रास बिहारी बोस थे, वो जो उनका संगठन था उनका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का समर्थन किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजाद हिंद फौज के जो असल मायने में संस्थापक थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह।
ये चर्चा काफी गंभीर चल रही है। इस चर्चा में मैं कुछ तथ्य और रखना चाह रहा हूँ, अगर अनुमति हो तो। हाँ हाँ हाँ, रखिए रखिए। आजाद हिंद फौज ने जब आसाम की तरफ से देश में घुसने की कोशिश की और उन्होंने कह दिया अंडमान निकोबार हमारा स्वतंत्र राष्ट्र है, और आसाम के तरफ से उन्होंने घुसकर भारत पर अपना कब्जा यानी कि आजाद हिंद फौज की सरकार बनाने की कोशिश की, उस दौरान की कई सारी घटनाएं यह बताती हैं कि सेना का नाम भले आजाद हिंद फौज था, सुभाष चंद्र बोस भले उसके सुप्रीम कमांडर थे, लेकिन वास्तव में भारतीय सेना आजाद हिंद फौज सिर्फ जापानियों के हितों को साधने का एक माध्यम बन के रह गई थी। जापान ने 1945 में समर्पण कर दिया। समर्पण के साथ ही आजाद हिंद फौज को मिलने वाली रसद और हथियार पूरी तरह से बंद हो गए। आजाद हिंद फौज के सैनिक भूखों मरने के लिए विवश हो गए। 4 जगह है, आप लोग उसको थोड़ा सा अगर इंटरनेट पे तलाशेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक है रंगून, इम्फाल, कोहिमा, आराकान क्षेत्र जो वर्मा में आता है, और इरावदी नदी का क्षेत्र। ये 4 जगह ऐसे थे जहां आजाद हिंद फौज के सैनिक भूख, प्यास, बीमारी, और कई तो सिर्फ कहा जाता है कि पेचिश इतना पड़ा, पेट लैट्रिन उनकी इतनी हुई कि वो वहीं मर गए। सुभाष चंद्र बोस इसके पहले 1946 में उनका वो क्या कहते हैं, उनका देहांत हुआ था, जो कहा जाता है कथित रूप से कि वो प्लेन उनका क्रैश कर गया। मुझे लगता है कि अगर वह प्लेन क्रैश ना किया होता, सुभाष बाबू जीवित रहे होते, तो बहुत सारे प्रश्न उन पर इसी देश की जनता ने खड़े कर दिए होते। इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, और सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे और पीछे से मिलने वाली रसद जापान ने रोक दी थी। यह भी तथ्यगत एक जानकारी है, आप लोग इसको भी अपनी जानकारी की बुक में एक जगह नोट करें, बाकी और आगे चर्चा बढ़ाएं। मैं जो है कुछ कहना चाहूंगा इस पे। जी भाई साहब। देखिए, अभी तक जितनी चर्चा हुई उसमें यह बात जो है सिद्ध हो रही है कि जापान गलत था, सुभाष बाबू अपनी लड़ाई में फेल हुए थे। लेकिन यह कहीं भी प्रूव नहीं हो रहा है कि आजादी हिंसा से नहीं मिल सकती। आजादी हिंसा से भी मिल सकती है। इस चीज के लिए जो है कोई भी तथ्य ऐसे नहीं आ रहे हैं बातचीत में जिसमें यह कहा जाए कि आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो गांधी का रास्ता है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी रेल सुधार कर रहे हैं, वायुयान का सुधार कर रहे हैं, बिजली सुधार कर रहे हैं, रोड परियोजनाओं में सुधार कर रहे हैं। देश में तमाम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे देश प्रगति की तरफ अग्रसर है, नए भारत की तरफ अग्रसर है। यदि वह इसमें सफल हो जाते हैं तो सारी गलती माफ है। यदि कहीं से भी वह फेल हो गए, क्योंकि जो आदमी प्रयत्न करता है, जो प्रयास करता है, जो विजन देखता है, उसमें कमियां बहुत आ जाती हैं। अगर कहीं से मोदी जी फेल हो गए तो कोरोना में दर दर भटकते हुए लोगों के लिए, रेलवे के लिए, विद्युत बोर्ड के लिए जनता, देश उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी।
कि आपने रेल बेच दिया, वायु सेवाएं बेच दिया, बिजली बेच दिया। तमाम तरीके का आरोप मोदी जी पर लगेंगे, लेकिन यदि वे अपने विजन में सफल हुए, वो एक नेता हैं। जैसे गांधी जी थे, जैसे सुभाष बाबू थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे इंदिरा गांधी थी, वैसे नरेंद्र मोदी भी एक नेता है। उनका भी एक विजन है, वो अपने विजन की तरफ देश को लेके चल रहे हैं। यदि सफल हुए तो सब कुछ अच्छा होगा, यदि कहीं से भी असफलता हुई तो तमाम तरीके के प्रश्न उठेंगे। आज का जो टॉपिक है वो यह बता रहा है कि तानाशाही बिल्कुल गलत है। जिसपे कहीं से कुछ भी ऐसे तथ्य नहीं आ रहे हैं जहां यह जाना जा सके कि तानाशाही से स्वतंत्रता नहीं मिलती। ये तानाशाही हमेशा गलत ही होती है। कृपया इस मुद्दे पर चर्चा किया जाए। धन्यवाद। और और भाई अपनी साथ बात ही अपनी रखें। माता बाबा जी, पिता। थोड़ा सा हट के सवाल है एक ठोक। हाँ वज्राज जी बाबा बताएं। जी बैठे हैं क्या? नहीं, बाबा जी तो ये निकल गए भाई साहब। ऐसा अच्छा, आप ही बता दीजिएगा भैया जी। हम्म, ये पूंजीवाद और गैर पूंजीवाद पूंजीवाद का बार बार आरोप लगता है व्यवस्थाओं पे। पूंजीवाद का स्वरूप तो दुनिया में दिखाई देता है, लेकिन गैर पूंजीवाद का प्रयोग किस कालखंड में, किस मुल्क में किया गया था सफलतापूर्वक, ऐसा मैं जानना चाहता था। जितने और उस गैर साम्यवादी पूंजी देश हैं भाई साहब, उस गैर पूंजीवाद का क्या नाम था? जितने साम्यवादी देश हैं वो कहते हैं हम गैर पूंजीवादी देश हैं। अब सफल हैं कि असफल हैं ये अलग मुद्दा है, लेकिन पूंजीवाद के बाहर उनकी अप्रोच है। इस सवाल का एक जवाब और है, मैं देना चाहूंगा। जी। देखिए भाई साहब, अपने देश में ही गैर पूंजीवाद का प्रयोग हुआ था। मौर्य काल के बाद जो है गैर पूंजीवाद का प्रयोग हुआ, और जातियों को जो है सामंतवादी व्यवस्था जा, के तहत निकल गए। आपने यह नहीं बता किया दिया गया तो कि आपको ये काम करना है, और इसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपकी ड्यूटी है, आप फला जात से हो आपको फला काम करना, आप फला जात से हो आपको फला काम करना। जो अन्न उपजेगा उसमें आपका हिस्सा हो जाएगा, जिससे आपका भोजन प्रबंध हो जाएगा। और वह प्रयोग जो है पूरी तरीके से असफल हुआ, और उसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिससे कि मुगल आए, अंग्रेज आए। उसके बाद उस व्यवस्था से धीरे धीरे मुक्ति मिली। उस समय कोई संग्रह नहीं करता था। बात संग्रह की नहीं हो रही थी, आपने सवाल किया था गैर पूंजीवाद का। तो राज जो है, राज का दृष्टिकोण जो था सामंतवाद की तरफ था, बाजारवाद की तरफ नहीं था। मौर्य काल में हम जो है जब सोने की चिड़िया हुआ करते थे तो हम पूंजीवाद पे चलते थे, हम बाजारवाद पे चलते थे। उसके बाद जो है फिर हम सामंतवाद की तरफ बढ़े। ये हमारा इतिहास है। बाकी तो लोग हमेशा कुछ न कुछ रहते ही, राजा के विपरीत भी, राजाज्ञाओं के खिलाफ भी। जी। विषय पर और किसी भाई को कुछ कहना है? माता प्रसाद जी, अनिल बाबू, आचार्य जी, कमल सिंह चौहान जी, निशा जी, कोई कुछ कहना चाहे?
विपुल जी, मीटिंग समाप्त किया जाए फिर? हाँ, कर सकते हैं। कल का विषय बताएंगे कि कल सुबह ही डालेंगे? नहीं नहीं, हम कर देते हैं। जी। कल का विषय रहेगा लोहिया। मतलब भैया जी, एक ठो और थोड़ा सा पूछना था। बताए भाई साहब। हेलो। जी बताए। ये तीसरी तीसरी दुनिया में गैर पूंजीवाद का कहीं प्रयोग हुआ है? तीसरी दुनिया में गैर पूंजीवाद का कहीं प्रयोग हुआ? तीसरी दुनिया से आपका मतलब गल्फ कंट्रीज है क्या? नहीं नहीं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया। हाँ। ठीक है, इस पर और किसी दिन इस पर जब विषय आएगा तो उस पर हम लोग विस्तार से ले लेंगे। आज की मीटिंग समाप्त करें भाई साहब? हाँ, कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। आप सभी का जुड़ने के लिए आभार।